अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन नंबर 30, ईगो एनालिटिक एंड अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले साइको एनालिटिक थ्योरी आई थी और उसके बाद उनमें कुछ अल्टरनेट्स भी आए थे, जिसमें नियो फ्रॉडियंस थे। नियो फ्रॉडियन में अल्बर्ट एडलर, कार्ल जंग, ओटो रैंग एंड कुछ ईगो एनालिस्ट थे और कुछ दूसरे थे। Young works on the dreams and symbolic process, while the Rank work on the birth trauma. Adler focus on the cultural relationship. इन सब ने ये फोकस किया था कि इनसाइट को चेंज किया और फिर उन्होंने थेरेपिस्ट की सेक्सिज्म को रिड्यूस किया और कहा कि जो क्लाइंट होता है उसके काउच पर बिठा के उसके बैक पर बैठने की बजाय उसके आमने सामने बैठा जाए और उसके साथ बिल्कुल फेस टू फेस डिस्कस किया जाए। पास्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए, प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और पहले मरीज़ को ट्रीट करते थे, फिर फैमिली मेम्बर को भी कंसल्ट करते थे। तो ये इन्होंने कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट की थी। नेक्स्ट ईगो एनालिसिस। न्यू फ्रॉडियन जो थे उन्होंने ईगो एनालिसिस का कंसेप्ट ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस को इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका कहना था कि ईगो जो है वो बैलेंस बनाती है, इसका फंक्शन बहुत अहम है। इनका फोकस हाल पर भी था, हाल पर ज़्यादा था, यानी प्रेजेंट पर ज़्यादा था माजी की बजाय। न्यू फ्रॉडियन ने कहा था कि ट्रांसफरेंस को डी एम्फसाइज किया जाए। अदर कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स कुछ की थी। उन्होंने कहा था कि थेरेपी का मकसद जो है वो मैचुरेशन प्रोसेस को चलाना है। लाइक फोकस इज़ ऑन हेयर एंड नाउ, यानी हेयर एंड नाउ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि पास्ट पे फोकस हो या फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस हो। उनके मुताबिक जो है ये हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो उसी की हो सकती है अगर हम उनको हेयर एंड नाउ पे फोकस करेंगे। तो उनके मुताबिक इंडिविजुअल मैच्योर तब होता है जब वो इंटीग्रेटेड सेल्फ को डेवलप करते हैं। ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी, कुछ 25 सेशन इस्तेमाल किए जाते थे साइकोडायनामिक थेरेपी में और फिर उसके बाद 40 to 50 यूज़ किए जाने लगे थे। मेन फोकस जो था उनका गोल पर था। क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों जो है वो टाइम लिमिट्स को जहन में रखते थे। थेरेपिस्ट मुख्तलिफ चीज़ें होमवर्क असाइनमेंट देता था और कुछ रिसर्च भी करने को कहता था और फिर अगर मवाजना करें तो ये ज़्यादा अफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एंड एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट, ये सिर्फ डिप्रेसिव मसाइल के लिए बनाई गई थी। फिर इसको मॉडिफाई करके बहुत से डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। IPT एंड डील ऑन द क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया था। IPT इज स्टैंड फॉर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, is a brief insight-oriented approach that has been applied primarily to depressive disorder, although it has been modified for use the treatment of the other disorder. इसकी कुछ इंग्लिश डेफिनेशन है। उसके बाद फीचर ऑफ द इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इसमें फोकस जो था वो क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड करंट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स पे किया जाता था। लेंथ इसकी जो थी वो 12 to 16 वीक थी। रोल ऑफ द IPT थेरेपिस्ट, उसका क्या था, वो एक्टिव रोल प्ले करता था, नो न्यूट्रल एंड सपोर्टिव रोल। फेजेस ऑफ द ट्रीटमेंट, इसके 3 फेजेस किए जाते थे। सबसे फर्स्ट फेज जो था वो 3 सेशन पे फोकस मनसर होता था। दिस इंक्लूड द डायग्नोस्टिक एवल्यूशन एंड साइकोटिक हिस्ट्री। एंड जो सेकंड फेज था वो डिपेंडिंग ऑन विच इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एरिया हैज़ बीन चोजन। जो थर्ड फेज होता था वो 2 से 3 सेशन का होता था। उसमें जो थेरेपिस्ट होता था वो फोर्स करता था अपने पेशेंट के सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को और ऑटोनॉमी को। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ द साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, क्या ये थेरेपी जो है वो इफेक्टिव है या नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक वो इंडिविजुअल जिनको ट्रीटमेंट दिया गया था वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जिनको अभी तक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। यानी साइकोडायनामिक थेरेपी लेने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बनस्बत उन लोगों के जिन्होंने साइकोडायनामिक थेरेपी जिनको नहीं दी गई थी। इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट, साइकोडायनामिक में इंसाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। कुछ लोगों ने ये इतराज़ भी किया कि जो क्लाइंट है उसको मुख्तलिफ मसाइल फेस करना पड़ते हैं। कुछ ने कहा कि जब क्लाइंट अपनी इंसाइट पर फोकस करता है तो अपने प्रेजेंट और पास्ट के एक्सपीरियंस को फोकस करने लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और एंग्विशियस हो जाता है, लेकिन इसका यूज़ इफेक्टिव भी होता है। साइकोडायनामिक थेरेपी पर एक इतराज़ ये किया गया था कि उसमें बिहेवियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है।
उसके बाद है क्यूरेटिव फैक्टर्स, a positive relationship or strong bond facilitate the self examination by the patients and permits the interpretation। कुछ इसके क्यूरेटिव फैक्टर भी हैं, लाइक क्यूरेटिव फैक्टर लाइक डिसएडवांटेजेस कहेंगे, लैक ऑफ द एम्फेसिस ऑन द बिहेवियर। इस पर सबसे पहला इतराज़ जो ये किया गया था कि इसमें बिहेवियर पे बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, नहीं देखा जाता है कि बिहेवियर क्या है, बस उसको उसके पास को देखा जाता है और उसके बचपन को देखा जाता है, उसके क्या अनरिजॉल्व जो उसके हैं मैटर्स हैं उसी पे फोकस किया जाता है और इसके बिहेवियर पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। और जो सेकंड चीज़ थी वो इकोनॉमिक ऑफ द साइकोथेरेपी, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव थेरेपी समझी जाती थी, कॉस्टली प्रोसीजर है बिल्कुल और लॉन्ग प्रोसीजर है, यानी 3 to 5 years लग जाते थे किसी भी इंसान को थेरेपी लेते हुए। और जो बड़ी एज के लोग थे वो उस तरह से एक्टिवली परफॉर्म भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये थेरेपी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती थी उन लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।